नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे खास चुनावी पेशकश सरकार के इस महत्वपूर्ण कड़ी में। चूंकि पहली लड़ाई और तैयारी जोरदार दमदार तरीके से हो चुकी है और कौन किस पर भारी पड़ेगा अब ये जनता तय करेगी, क्योंकि देश भर की 102 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। हर तरफ सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है। 5 बज चुके हैं। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के इस पहले दौर के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। ये जैसा कि आपको पता है, पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। और उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी और IBC 24 सबसे पहले नतीजे उस दिन आपके सामने रखेगा। बात पहले चरण की करें तो कुल मिलाकर 102 जो सीटें हैं उस पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। उसकी अगर बात कर ले लोकसभा चुनाव की, कुल मिलाकर 102 सीटें हैं। उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम की एक सीट पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा पहले चरण में मेघालय की शिलोंग और तुर्रा सीट पर भी वोटिंग होगी। मणिपुर की 2 सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह से अब कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों की बात करें। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। इसमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। असम महत्वपूर्ण राज्य, असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सोनितपुर सीट पर पहले चरण में वोटिंग होगी। त्रिपुरा वेस्ट में भी पहले चरण में ही वोटिंग होगी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण राज्य की बात करते हैं, राजस्थान में कुल 25 सीटें, 25 के 25 बीजेपी की झोली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में। इन 25 में से 12 सीट पर गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है, यानी 25 में से 12 सीट। इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये दोनों राज्य विधानसभा वार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। इसी तरह से पहले चरण की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की 3 सीट की बात करें। पश्चिम बंगाल की 3 सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भी पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की, यानी सबसे बड़ी सीट लोकसभा के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, यानी कि 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। और तमिलनाडु, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, तमिलनाडु की सभी 39 सीट पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा पहले चरण में अगर अहम उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे अहम उम्मीदवार में पहले चरण में LJP के से चिराग पासवान बिहार की जमुई सीट से मैदान में है। कांग्रेस के नकुलनाथ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से मैदान में है और प्रतिष्ठा नकुलनाथ के साथ साथ कमलनाथ की भी सीट पर दांव पर। भाजपा के अन्नामलाई तमिलनाडु के कोयंबटूर सीट से मैदान में है। महत्वपूर्ण सीट है जिसको बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई दक्षिण से मैदान में उतारी गई हैं। यह भी सीट जहां पर पूरी तरह से बीजेपी जोर लगाती नजर आ रही है। यूपी के पीलीभीत से भाजपा के जितिन प्रसाद को इस बार मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से निश्चित प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मैदान में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिसका हमने जिक्र किया। और हमारा फोकस तो कुल मिलाकर देश में 102 सीटें महत्वपूर्ण। इन 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव में पहले फेज में वोटिंग होनी है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम सबका फोकस है वो है मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट यानी बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में वोटिंग होनी है।
मध्य प्रदेश की जो 6 सीटें शामिल हैं, इनमें महाकौशल की 4 सीटें और विंध्य की 2 सीटें। महाकौशल में जो चारों सीटें आती हैं, यानी जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन चारों सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। उसके अलावा विंध्य की सीधी और शहडोल, इन 2 सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग होनी है। एक एक करके हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम जुड़ेगी, जिसके जरिए हम ये आपको रिपोर्ट भी बताएंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार इस पूरे इलाके में चला। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। चलिए, तो पहली लड़ाई और उसके बाद पूरी तरह से तैयारी जोरदार है, लेकिन इसमें सबसे पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, जो सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा सीट की करते हैं। तो लोकसभा की जिन 102 सीटों पर पहले दौर की वोटिंग होनी है, उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। 6 सीटों में छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से यह सीट कांग्रेस के कब्जे में है। इस सीट से 9 बार के सांसद कमलनाथ का यह गढ़ है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ 2019 की तरह इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू से है, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के सामने भी चुनाव लड़ा था। भाजपा यहां भीतर खाने ओबीसी वोटर्स की लामबंदी में जुटी है, इसी वजह से इस वर्ग के एक प्रत्याशी को उतारा है। साथ ही भाजपा के दिग्गजों ने कमलनाथ के इस किले को भेदने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस वक्त हम जब ये कुल मिलाकर चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त उसके में भी लगातार कई सारे नेता यहां पर बने हुए हैं। कल देर रात गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, एक रोड शो किया, उसके बाद रात गृह मंत्री ने यहीं पर बिताई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए सीट कितनी महत्वपूर्ण। पूर्व मंत्री और कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना, कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, कांग्रेस के महापौर विक्रम आहाके, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, प्रवक्ता सैयद जाफर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्षेत्र में 36% आदिवासी, 48% ओबीसी, 11% दलित, 4% ब्राह्मण वोटर्स हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक तरह से पूरी रणनीति के साथ में ताकत पूरी तरह से झोंक दी है इस इलाके में, खासतौर पर छिंदवाड़ा के को जीतने को लेकर, चूंकि ये एक ऐसी सीट है जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। 29 में से 28 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन छिंदवाड़ा पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है, कमलनाथ का यह गढ़ है। एक बार सुनिए कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से वार पलटवार का सिलसिला इस सीट पर चला। मेरा विकास का रिपोर्ट कार्ड 44 साल से जनता के सामने है। मेरा रिपोर्ट कार्ड छिंदवाड़ा का मॉडल रेलवे स्टेशन है। छिंदवाड़ा से गुजरे 2 नेशनल हाईवे मेरा रिपोर्ट कार्ड है। पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां 8 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। सच्चाई का साथ आप देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैंने तो समर्पित कर दी अपनी जवानी। आज मैं बात कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आप सबके हाथ। देखिए, जो गढ़ था वो ढह गया। यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। एक एक नागरिक मोदी जी के साथ में है और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की भी जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। तो यह चुनाव निश्चित तौर पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस का गढ़ अब ढह गया। मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभूतपूर्व जन उत्साह है, पूरा छिंदवाड़ा मोदी जी के साथ है। तो जैसा आपने बताया लगातार आपको कि किस तरह से पूरी तरह से एक तरह से छावनी में भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को बदल दिया था, तब्दील कर दिया था। तमाम दिग्गज नेता लगातार यहां पर पहुंच रहे थे। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा था जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने छिंदवाड़ा का दौरा नहीं किया होगा। केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा रोड शो कल ही किया। पूरी रात उन्होंने यहीं पर बिताई, पूरी रणनीति बनाई कि किस तरह से इस चुनाव को लड़ना है और जीतना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार कमलनाथ के साथ साथ दिग्गज यहां पर लगे हुए थे। बहरहाल इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ रहे हैं, जो छिंदवाड़ा में ही मौजूद हैं कल से ही,
और हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं जो कि जबलपुर से हमारे साथ में है, राजेश राज हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बस्तर सीट जो है वहां पर भी सीट चुनाव होने उस पर बात करेंगे, और विजेंद्र से हम महाकौशल की 4 महत्वपूर्ण सीटों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले छिंदवाड़ा के लिए विवेक आपके पास भी चलता हूं और विजेंद्र आपके पास में भी आऊंगा। छिंदवाड़ा की सीट इसलिए महत्वपूर्ण विवेक कि लगातार इसको जीतने के लिए कोशिशों में दावे कई सारे हो रहे हैं। पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है, कब्जा रहा है, और इस बार तमाम तरीके से चुनाव प्रचार अभियान ने देखा। बीजेपी के दिग्गजों ने यहां पर पूरी ताकत झोंक दी। किस तरह से इस चुनाव के अब तक के अभियान को देखें? देखिए, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा का जो मिशन है वो बीजेपी ने कोई चुनाव के एन पहले शुरू नहीं किया था। छिंदवाड़ा मिशन बीजेपी ने जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन 29वीं सीट जो थी छिंदवाड़ा वो बीजेपी हार गई थी। इसलिए बीजेपी ने उस लोकसभा चुनाव के बाद से मिशन छिंदवाड़ा बना लिया था। यानी पूरे 5 साल बीजेपी ने मिशन छिंदवाड़ा पे काम किया, और कोई अभी चुनाव के पहले इन नेताओं के दौरे छिंदवाड़ा में नहीं हुए। तमाम नेताओं के दौरे पूरे 5 साल होते रहे, चाहे वो हम बात करें अमित शाह की, या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, या प्रदेश के नेतृत्व की बात करें, संगठन और सत्ता की। तमाम नेताओं ने छिंदवाड़ा में डेरा डाल रखा। और अब चुनाव जब 19 तारीख आ गई है तो छिंदवाड़ा की जो लड़ाई है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है, जहां एक तरफ नकुलनाथ और कमलनाथ है और उनके सामने अपनी सीट बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मिशन 29 कहा है, और मिशन 29 तभी सक्सेस होगा जब उन्हें छिंदवाड़ा जीत लेंगे। बीजेपी को लगता है कि प्रदेश की 28 सीट जो है बीजेपी अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन छिंदवाड़ा एकमात्र सीट है जो 2019 में बीजेपी ने नहीं जीती थी, उसको अब जीत लेगी बीजेपी। तो मिशन 29 जो है बीजेपी का पूरा हो जाएगा, ये बीजेपी का मानना है और दावे भी यही है। और सबसे बड़ी बात है ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी भाजपा के चाणक्य रात बिताकर गए हैं छिंदवाड़ा में। ये सबसे बड़ा संदेश है कि आखिर वो क्या मैसेज देके गए। छिंदवाड़ा की जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, छिंदवाड़ा के जो सीनियर नेता है और प्रदेश के सत्ता और संगठन के नेता, उनको बिठाकर करीब रात के 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक अमित शाह ने बैठकें की है, और उन बैठकों में उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि सिर्फ जीत चाहिए, बाकी जिसके काम है या जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या जिनको जो कुछ करना है वो चुनाव के बाद चर्चा उन पर होगी, फिलहाल जीत चाहिए। और अब जो है बूथ की लड़ाई है छिंदवाड़ा के अंदर। छिंदवाड़ा में बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जुटने वाले हैं, ये दावा बीजेपी कर रही है। बूथ पर जाकर जो है जो वोटर को ले आएगा उसकी जीत हो जाएगी, ये बीजेपी का कहना है। दूसरी तरफ कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों मैदान में डटे हुए हैं और दोनों कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, और इस बार जो है जनता छिंदवाड़ा की बीजेपी को फिर सबक सिखाएगी। और छिंदवाड़ा में हमने देखा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में कोई भी जो छिंदवाड़ा जो है बहुत कम पहुंचा है। सिर्फ नकुलनाथ और कमलनाथ पूरे समय डेरा डाले रहे हैं छिंदवाड़ा में, और पूरे समय इस छिंदवाड़ा की जो कुल मिलाकर विवेक जिस तरह से आप बता रहे हैं इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से दिग्गजों को इस सीट को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ में मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही अकेला यहां पर मोर्चा संभालते नजर आए। कोई बड़ा चेहरा कम से कम यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हो ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये 40 साल 4 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है तब से कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का इसे भेदने में कामयाब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अगली सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात जबलपुर लोकसभा सीट की करते हैं। चलिए जबलपुर सीट की बात करते हैं। जबलपुर में जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि यहां पर आशीष दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये ऐसी सीट जो पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। जबलपुर में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया है, जिनके मुकाबले में कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे दिनेश यादव को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मुद्दों के अलावा यहां भाजपा और कांग्रेस जातिगत गोलबंदी में लगे हैं।
कांग्रेस को अपने ओबीसी चेहरे के सहारे ओबीसी वोटर्स की लामबंदी की उम्मीद है। क्षेत्र में 50% ओबीसी हैं, 20% दलित हैं और 20% ब्राह्मण और 18% अन्य वर्ग के वोटर्स हैं कुल मिलाकर। और इस सीट पर बातचीत करने के लिए विजेंद्र हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, तमाम फिगर्स हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच में एक महत्वपूर्ण जंग, ऐसी सीट जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। 4 बार के लगातार जो सांसद थे उन्हें इस बार यहां से विधायक का चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, चुनाव जीते और इस वक्त मंत्री बन गए। और ऐसे में अब आशीष दुबे को यहां से एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। जबलपुर की जंग को कैसे देखा जाए? विजेंद्र सर पर आप मुझे चलिए, विजेंद्र हमको शायद सुन नहीं पा रहे हैं, विजेंद्र के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जबलपुर के किस तरह से चीजें हैं, उनको देखिए, एक बार समझिए। तो कुल मिलाकर 8 अलग अलग विधानसभा और स्थितियों की बात करें तो इस लोकसभा में विकास के साथ साथ राम मंदिर एक अहम मुद्दा है, उद्योग रोजगार महंगाई कांग्रेस के मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जमीन पर हैं। भाजपा ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा है, ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। दिनेश यादव को कांग्रेस ने उतारा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लिहाजा जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी है। 50% ओबीसी वोटर्स यहां पर हैं। और 8 कुल मिलाकर जो सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं, उन 8 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है। विजेंद्र हम साथ तुम्हारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, आवाज आ रही है अब तक मेरी? चलिए विजेंद्र। जी हाँ हितेश, आवाज आपकी आ रही है। और जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी का गढ़, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जबलपुर सीट जरूर बनी हुई है। 1991 में आखिरी बार कांग्रेस का यहां से सांसद बना था। बावजूद इसके बीजेपी ने मिशन 29 को जितनी अहमियत दी थी, लिहाजा महाकौशल के मुख्यालय में भी एड़ी चोटी का जोर जो है वो बीजेपी की ओर से लगाया गया है। खुद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां रोड शो करवाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी ओर से यहां लगातार कैंप किया गया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और एक विशाल सम्मेलन भी किया गया। और साथ ही साथ हर बूथ के स्तर पर तैयारियों को परखने का प्रयास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से किया गया। वहीं अगर हम कांग्रेस के कैंपेन की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस स्टार प्रचारकों के चेहरों की जंग में कांग्रेस पीछे नजर आई, चूंकि कोई भी बड़ा चेहरा, सिवाय अगर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात की जाए या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की, इन्हें छोड़ दिया जाए तो कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव के समर्थन में सभा या रोड शो करने नहीं पहुंचा। और इधर बीजेपी की ओर से लगातार जोर आजमाइश यहां पर जरूर की जाती रही। हालांकि जो जातिगत एक गोलबंदी से बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को यहां पर कि यहां वो काम करेगा। जैसा हम ग्राफिक्स में दिखा रहे थे कि तकरीबन 50% वोटर जो है वो जबलपुर लोकसभा सीट पर वो ओबीसी वर्ग से आता है। और ऐसे में एक काउंटर स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपनाई थी, चूंकि बीजेपी ने आशीष दुबे के तौर पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी दिया था, लिहाजा दिनेश यादव के ओबीसी फैक्टर को काम करने की उम्मीद यहां पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लगती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो बीता जो 4 माह पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस महाकौशल के मुख्यालय में कांग्रेस को जरूर झटका लगा और यहां पर 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी होल्ड कर रही है। ऐसे में अगर हम टेबल पर बात करते हैं, आंकड़ों की टेबल पर बात करते हैं तो आंकड़े जो है वो बीजेपी के फेवर में जरूर नजर आते हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने यहां पर तमाम दिग्गजों को लगाया है, पीएम मोदी ने रोड शो किया है और यहां पर लीड बढ़ाने की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस ऐसा कहती है कि भले राहुल गांधी की न्याय पत्र हो या उनके वादे हो, वो तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, भले कोई बड़ा स्टार प्रचारक। और सबसे बड़ी बात, चूंकि विजेंद्र जैसा आप डिटेल बता भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि विधानसभा वार आपने स्थिति बताई, दूसरी ये कि महापौर यहां से कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए थे और कांग्रेस के महापौर भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अच्छी चीजें यहां पर कांग्रेस के लिए हो रही थी, चुनौतियां भी यहां पर बड़ी आप बने रही है। चूंकि अगली सीट जो है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे और अगली सीट जो है महाकौशल की वो है मंडला सीट। मंडला की बात करते हैं पहले।
तो मंडला आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और यह भाजपा का गढ़ बनी हुई है। पिछले 7 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2009 में ही कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकी है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस से पूर्व मंत्री और डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच यहां पर दिलचस्प चुनावी जंग है। 4 जिलों मंडला, डिंडौरी, सिवनी, नरसिंहपुर में यह मंडला लोकसभा क्षेत्र फैली हुई है। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों की बात करें, 5 पर कांग्रेस काबिज है, यानी कि कांग्रेस की स्थिति यहां पर विधानसभावार मजबूत नजर आती है। आचार संहिता लगने के बाद भाजपा के दिग्गजों ने दौरे किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 बार पहुंचे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मंडला लोकसभा के सिवनी धनौरा में आम सभा की। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे। तो कुल मिलाकर बड़ी दिलचस्प स्थिति यहां पर है और विशेष दल बदल हालांकि यहां पर नहीं हुआ। इसी वजह से सीट को बड़ा हॉट भी माना जा रहा है। आदिवासी बाहुल सीट है। सीधे चलते हैं विजेंद्र के पास। विजेंद्र, मंडला सीट आदिवासी बाहुल सीट है। फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनको हाल ही में विधानसभा चुनाव में निवास सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे और एक बार फिर से इनको उस सीट से यानी मंडला सीट से ही मैदान में उतारा गया, चूंकि इसी सीट से लंबे समय से सांसद भी रहे हैं। इनके सामने एक मजबूत चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है, ओमकार सिंह मरकाम को, जो कि एआईसीसी के भी मेंबर हैं। ऐसे में ये जो इस जंग को किस तरह से देखते हैं आप? बेशक ये जो जंग है हितेश, ये बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि बीता विधानसभा चुनाव, जैसा आपने भी जिक्र किया कि निवास सीट से, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, वहां से वो करारी मात उनको मिली थी, विधानसभा चुनाव हार गए थे और ऐसे में अब उनकी प्रतिष्ठा या साख जो है इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जो डिंडौरी से आते हैं, ओमकार सिंह मरकाम, उनको मुकाबले के लिए उतारा है और ये चुनावी फाइट जो है वो दिलचस्प चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आई है। और चूंकि आदिवासी वर्ग के लिए ही ये आरक्षित है, तो हमने देखा कि जो पूरा इलेक्शन कैंपेन चला है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमता चला आया। बीजेपी ने जहां इस बात को शोकेस किया कि उन्होंने पेस एक्ट लागू किया था या पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति वनांचलों में, ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों की हालात में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। तो कांग्रेस यहां पर बेसिक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। और साथ ही साथ अगर हम 4-4.5 माह पहले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी देखते हैं तो जो 4 जिलों में मंडला लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा की सीटें फैली हुई हैं हितेश, उसमें से 5 सीट जो है वहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और 3 सीटों पर ही सिर्फ बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में अगर हम टेबल पर देखते हैं तो कांग्रेस यहां पर आंकड़ों में कुछ भारी नजर आती है, लेकिन बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि मोदी की गारंटी, पीएम मोदी का चेहरा जरूर काम करेगा और इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी इस सीट को होल्ड करने में कामयाब होगी। लेकिन यहां पर बीजेपी की ओर से भी लगातार जोर आजमाइश की गई। यहां पर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे हुए और इसी लोकसभा क्षेत्र से कुछ ही देर पहले सीएम मोहन यादव ये माना जाए कि मंडला की सीट पर अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति नहीं है। दिलचस्प जंग है विधानसभावार सीटों के आधार पर भी अगर कहें, आदिवासी बाहुल इलाके हैं, यहां पर कोई मोटा भारी दल बदल हो गया हो ऐसी स्थिति नजर भी नहीं आती। और विधानसभा चुनाव में निवास सीट से चूंकि उनको हार का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए भी चुनौतियां यहां पर जाहिर तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए भी है। इसको इस रूप में देखा जा सकता है जैसा कि बहुत डिटेल में यहां पर विजेंद्र ने बताया। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है सीधी का जिक्र करते हैं। चलिए सीधी सीट का जिक्र करते हैं। तो सीधी दरअसल विंध्य की महत्वपूर्ण सीट है। महाकौशल की 4 सीटें हैं और विंध्य की 2 सीट, सीधी और शहडोल। चूंकि हमने अब तक 2 सीटों की, महाकौशल की सीटों पर 3 सीटों की बात कर ली है, बालाघाट बाकी है, लेकिन पहले सीधी की बात करते हैं। यहां भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और युवा चेहरे कमलेश्वर पटेल के बीच चुनावी जंग है। भाजपा ने ब्राह्मण तो कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे को टिकट दी है, जिनके लिए वोटर्स की गोलबंदी यहां पर जारी है। क्षेत्र में 42% आदिवासी और 40% ओबीसी वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी
जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और सीधी सीट के बारे में उनसे बात करते हैं। अभिषेक, सीधी के संदर्भ में जानना चाहेंगे आपसे कि सीधी में जिस तरह से यहां पर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल के बीच में सीधी जंग है, किस तरह से चुनाव का पूरा प्रचार अभियान चला, अब चुनाव प्रचार थम गया है, अब जनता की बारी है, किस तरह से आप देखते हैं? हाँ देखिए, जिंदगी की एक महत्वपूर्ण सीट है सीधी, यहाँ पर कांग्रेस ने जो है कमलेश्वर पटेल को उतारा है। ये कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं यहाँ पर और इसके अलावा बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। यहाँ पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2 जिलों से मिलकर ये सीट बनती है। ऊर्जा की जो राजधानी कहलाती है सिंगरौली, वह उसको और सीधी को मिलाकर ये लोकसभा सीट बनी और इस सीट में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में जो अभी विधायक है रीति पाठक, वो यहाँ से सांसद रही है, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा था। इसलिए इस बार नए चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा पर बीजेपी ने दांव खेला है और कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल पे। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो इस सीट पर जो है बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारा था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर लगातार सभाएं की, रोड शो किए, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। और जो क्लस्टर के प्रभारी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने यहाँ पर आकर चुनाव की कमान संभाली थी। लेकिन कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इनके अलावा किसी भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस सीधी की ओर रुख नहीं किया है। और जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विकास और बेरोजगारी ही सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ है। बीजेपी जो है राष्ट्रवाद और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हमारा थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से इशू है, लेकिन सीधी सीट को लेकर वो यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से यहां पर रणनीति बनाई गई है। डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो उनके सामने कमलेश्वर पटेल की चुनौती है। कमलेश्वर पटेल युवा नेता है और जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो कमलनाथ सरकार की उस 15 महीने के कार्यकाल में कमलेश्वर पटेल मंत्री भी रहे थे। लिहाजा उनके सामने भी ये चुनौती रहेगी कि किस तरह से इस सीट पर चुनौती दे सकें भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर ऑलरेडी बीजेपी का कब्जा इस सीट पर, विंध्य की सीट पर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, विंध्य की एक और सीट की बात करते हैं और एक और सीट है शहडोल लोकसभा सीट। तो शहडोल लोकसभा सीट आदिवासी वर्ग की आरक्षित सीट है। इस सीट से भाजपा की हिमाद्री सिंह और कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को के बीच में मुकाबला है। क्षेत्र में 38% आदिवासी वोटर्स जीत हार तय करते हैं। यहां 8 लाख आदिवासी वोटर्स के अलावा 4 लाख ओबीसी और 2 लाख सवर्ण वोटर्स हैं। लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा सीटों की बात करें, सिर्फ एक सीट पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है, तो चुनौतियां कांग्रेस के लिए जरूर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो महाकौशल की 4 सीटों में 31 लोकसभा में विधानसभा बनती हैं, जिसमें से 17 पर कांग्रेस काबिज है और 14 पर बीजेपी है। लेकिन विंध्य की सीटों की बात करें, विंध्य में कुल मिलाकर 16 सीटें हैं और 16 विधानसभा सीटों में से सीधी और शहडोल की इन दोनों सीटों में से 16 में से 14 पर बीजेपी है और सिर्फ 2 सीट ऐसी है जिसमें एक सीट शहडोल की और एक विधानसभा सीधी की जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, बाकी सारी बीजेपी के पास में है। चलिए, तो कुल मिलाकर शहडोल में जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, और शहडोल से इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं निर्मल जायसवाल के पास चलते हैं। निर्मल, अगर शहडोल की बात करें, शहडोल में आदिवासी बाहुल सीट और इस सीट पर भी दिलचस्प जंग यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि फुंदेलाल सिंह मार्को को यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। हिमाद्री सिंह एक बार फिर से मैदान में यहां पर हैं। अब तक चुनाव प्रचार किस तरह से चला, किस तरह से तमाम चीजें हुई, कौन से दिग्गज नेताओं का दौरा यहां पर देखने को मिला, जरा दर्शकों को बताइए। जी निर्मल, बताइए। निर्मल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, निर्मल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन
शहडोल की हम तमाम जानकारियां आपको स्क्रीन पर दे रहे थे कि शहडोल में भी दिलचस्प जंग है। आदिवासी वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी खासी 38% आदिवासी वोटर्स हैं। 8 लाख आदिवासी और 4 लाख ओबीसी वोटर्स हैं, जो कि काफी निर्णायक साबित होते हैं। 8 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन सिर्फ एक पर कांग्रेस का कब्जा है। 2014 से ही शहडोल लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और हिमाद्री सिंह को एक बार फिर से यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनके सामने फुंदेलाल सिंह मार्को के रूप में एक बड़े आदिवासी चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। लिहाजा यहां की जंग भी बड़ी दिलचस्प हो चली है। माफ कीजिए। तो चलिए निर्मल जायसवाल से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं शहडोल में, चूंकि लेकिन शहडोल से विजेंद्र पांडे भी हमारे साथ में बने हुए हैं। विजेंद्र, शहडोल में भी आप गए हैं कई सारी कवरेज करने के लिए और लगातार अलग अलग खबरों को करने के सिलसिले में भी आप इस इलाके में जाते रहे हैं, लेकिन ये जो चुनावी जंग है जिसमें आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए, दो प्रमुख चेहरे हिमाद्री सिंह और फुंदेलाल सिंह मार्को के बीच में इस जंग, यहां पर किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान और तमाम चीजों को आपने देखा? बेशक शहडोल जो है मुख्य तौर पर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है और यहाँ पर भी हमने देखा कि चुनाव प्रचार के जरिए आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से की गई है। बीजेपी की ओर से जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यहाँ पर सभाएं हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लगातार सीधी के दौरे किए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं हुई, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया गया। तो वहीं कांग्रेस की ओर से शहडोल में राहुल गांधी ने दौरा किया था और याद होगा आपको कि किस तरह से वो अपने कारकेट से निकलकर अपने काफिले को रुकवाकर आदिवासी महिलाओं के बीच में गए थे, उनके साथ महुए बीने थे, उनके साथ महुए का स्वाद भी चखा था, एक ढाबे भी वो पहुंचे थे और इस तरह से उन्होंने न सिर्फ शहडोल के वोटर्स के बीच में घुलने मिलने की कोशिश की थी, बल्कि आदिवासी महिलाओं से, आदिवासी वोटर्स से फीडबैक लेने की भी कोशिश की थी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पर शहडोल में आदिवासी वर्ग को, वोटर्स को साधकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम जैसा चुनावी आंकड़े की बात कर रहे थे, 8 में से सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है और जो पुष्पराजगढ़ इकलौती एक विधानसभा कांग्रेस के पास है, वहीं से फुंदेलाल मार्को विधायक हैं कांग्रेस के, जिन्हें अब आजमाया है पार्टी ने, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि यदि आप अपने अंचल से इकलौती सीट कांग्रेस के पाले में विधानसभा की ला सकते हैं तो चलिए एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हिमाद्री सिंह बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनसे ये मुकाबला लड़िए और ये चुनाव जीत के दिखाइए। तो फुंदेलाल मार्को कांग्रेस के विधायक को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से यहां पर दी गई और ये चुनावी मुकाबला जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है उसके मद्देनजर दिलचस्प नजर आता है। हालांकि यहां पर भी पंचायत स्तर पर दलबदल हुआ है और हिमाद्री सिंह जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, हितेश, वो कभी कांग्रेस की कैंडिडेट हुआ करती थी और बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दलबदल किया था और बाद में जब बीते चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट दी, वो बीजेपी की टिकट पर विधायक है, सांसद है, तो दोबारा बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर 2024 में लोकसभा की टिकट दी है और ऐसे में उनके जो पुराने प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, उनसे ये चुनावी जंग है और फुंदेलाल मार्को और हिमाद्री सिंह का ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। चलिए, और इन सबके बीच में आपने बड़ा डिटेल में बताया, लेकिन निर्मल जायसवाल भी जुड़ गए हैं जो कि शहडोल से ही संवाददाता है हमारे। निर्मल, आवाज आ रही है मेरी आप तक? निर्मल जायसवाल, चूंकि अभी हमने तमाम समीकरणों को तो समझा विजेंद्र पांडे से, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन पर चूंकि आप लगातार तमाम वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, दोनों प्रत्याशी लगातार मैदान में उतरे होंगे, जनता के रुख को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह से इस बार आप इस मुकाबले को देख रहे हैं? निर्मल, बताइए जरा। जी, इस बार के जो परिणाम होंगे वो बहुत दिलचस्प होगा और बहुत ही खास होगा, क्योंकि ये वो सीट है जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम पहली बार चुनाव लड़े थे, तो यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना इसलिए करना पड़ा था कि वो बाहरी कैंडिडेट के रूप में जाने जा रहे थे। वो मैं उनके बारे में बता दूं कि वो यहाँ शहडोल में कलेक्टर भी रह चुके थे, तो उनको लगा कि आसानी होगी इस जगह से निकालना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनको दलबल सिंह जीते थे और उनको हारना पड़ा था। तो कुल मिलाकर निर्मल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सीट से स्वर्गीय अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं,
वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन जनता ने यहां पर उनको भी जीत नहीं बल्कि हार का सामना यहां पर करना पड़ा था जनता के फैसले के चलते। ये सीट बड़ी दिलचस्प है और जब नतीजा यहां का आता है तो बड़े चौंकाने वाली चीजें निकल के सामने आती है। हिमाद्री सिंह वर्तमान में सांसद भी हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। इनके सामने फुंदेलाल सिंह मार्को की चुनौती। बहरहाल 6वीं सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है महाकौशल की बालाघाट सीट। उन्नीस सौ 1998 से बालाघाट सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हर बार बदला सांसद का चेहरा। यहां पर हर बार भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली। नए नए चेहरे को लगातार पार्टी उतारती रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग करते हुए भारती पारधी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से सम्राट सारस्वार की चुनौती है। इनके बीच दिलचस्प चुनावी जंग है। बालाघाट लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और मुकाबला बराबरी का है। 4 सीटें बीजेपी के पास, 4 सीटें कांग्रेस के पास। आचार संहिता लगने के बाद भाजपा के दिग्गजों ने यहां पर भी ताकत झोंकी है। पीएम नरेंद्र मोदी आम सभा कर चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में सभा कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल दौरे पर रहे हैं। कांग्रेस से सिर्फ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की सभाएं यहां पर की गई हैं। बालाघाट में भाजपा के 3 अहम मुद्दे हैं। मोदी की गारंटी, विकास, राम मंदिर। वहीं बालाघाट में कांग्रेस के मुद्दों की बात करें, यहां पर धान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया, ये आरोप लगातार करते रहे। हालांकि अब उसके ऊपर भी फैसला हुआ है। लाडली बहला निधि नहीं बढ़ी है। वादा खिलाफी, अधूरे विकास कार्य, इसको लेकर कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है। इन सबके बीच भाजपा के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल की साख यहां इस सीट से दांव पर है। कांग्रेस से कमलनाथ की साख भी यहां पर दांव पर है। तो चलिए अब इस सीट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। हितेन चौहान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। और हितेन, जानना चाहेंगे आपसे कि बालाघाट की इस जंग में चूंकि चेहरे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हर बार बदल बदल के प्रत्याशी उतारा है, इस बार भारती पारधी को मैदान में उतारा है और उनके सामने सम्राट सारस्वार की चुनौती। चुनाव प्रचार किस तरह से चला, दिग्गज तमाम यहां पर मैदान में आए, किस तरह से देखते हैं आप? जी हितेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट में इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। बालाघाट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लोकसभा सीट में जो है किसी महिला प्रत्याशी तो भाजपा ने जो है टिकट दी है। इससे पहले हमेशा पुरुषों को टिकट दी जाती थी। इस बार पहली बार जो है किसी राजनीतिक दल भाजपा के द्वारा जो है महिला प्रत्याशी को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारती पारधी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्तमान में जो है नगर पालिका की पार्षद है। भाजपा ने नया प्रयोग करते हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है लोकसभा का टिकट दिया है और उसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव प्रचार की बात की जाए तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे चुनावी सभा ले चुके हैं। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, वो भी बालाघाट में 4 बार जो है चुनावी सभा ले चुके हैं। आज में मुख्यमंत्री जो है बालाघाट के रामपायली में आए थे, यहाँ भी उन्होंने जो भारतीय पार्टी है उनके पक्ष में चुनावी सभा ली है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे दिग्गज नेताओं के द्वारा भी सम्राट सारस्वार के पक्ष में यहाँ पे चुनावी सभा ली गई है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, महाकौशल की ये सीट है, यहाँ पे कमलनाथ का विशेष प्रभाव देखा जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का पूरा चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई है। 19 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होने हैं, लेकिन कमलनाथ एक भी बार जो है बालाघाट में यहाँ पे चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं। तो ये थोड़ा सा एक संशय की स्थिति पैदा कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है विजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हितेन बता रहे हैं विजेंद्र की अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिग्गज इस मैदान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नहीं है। कमलनाथ के लिए भी चूंकि प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है, लेकिन वो भी यहां पर पहुंचे नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाए, इस पूरी चुनाव प्रचार के जो रणनीति है उसको? बेशक हितेश, पहले भी हम जब इस तरह की राजनीतिक चर्चा करते आए हैं तो हमने समझा है कि बीजेपी के संगठन और कांग्रेस के संगठन की जो बातें हैं उसके क्या
प्लस पॉइंट होते हैं, क्या माइनस पॉइंट होते हैं। जैसे मसलन कांग्रेस में जिस तरह से छत्रपों की एक संस्कृति रही है कि एक क्षेत्र विशेष में कांग्रेस का कोई एक बड़ा नेता क्षत्रप होता था, उसके कहने पर एक तरह से उसकी रायशुमारी पर ही कायम हुआ करते थे, वही उस क्षेत्र में एक तरह से स्टार प्रचारक होता था, पार्टी का चेहरा होता था। लेकिन बीजेपी में संगठन काम करता है। तो आप देखिए कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कमलनाथ को, जो कि महाकौशल के सबसे बड़े क्षत्रप हैं, उनको एक तरह से अपने घर में घेर कर रख दिया। चूंकि लगातार महाकौशल के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, मंत्री प्रहलाद पटेल की बात की जाए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, उनका दौरा आपने देखा, तो आपने देखा कि एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने अपने दिग्गजों की फौज जब छिंदवाड़ा में उतार दी, इसी वजह से मजबूर होना पड़ा कमलनाथ को कम से कम अपनी सीट पर ही, यानी अपने इस गढ़ पर ही फोकस करने के लिए, छिंदवाड़ा सीट पर ही। इसकी वजह से बालाघाट और आसपास वो फोकस नहीं कर पाए हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंगारसरी के नेता ही यहां पर पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए सम्राट सारस्वत के पक्ष में। बहरहाल यूपी मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर हमने बात कर ली और अब बस्तर सीट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। बात बस्तर की बाजी की। बस्तर की बाजी और आदिवासी बाहुल सीट, आदिवासी आरक्षित सीट। भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा 6 बार के लगातार विधायक हैं कोंटा सीट से, उन्हें उतारा है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से जिन 2 सीटों पर जीती थी उसमें से एक सीट ये भी थी। दीपक बैज यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी लखमा को यहां से मैदान में उतारा गया है। इनके सामने महेश कश्यप, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी धर्मांतरण को एक अहम हथियार के रूप में, एक अहम मुद्दे के रूप में बनाया और महेश कश्यप को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इनके सामने कवासी लखमा। दिलचस्प जंग है और बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं राजेश राज के पास में। राजेश राज, अमूमन वैसे आप इन्हें रायपुर और उसके आसपास लगातार कवरेज करते हुए देखते हैं, लेकिन राजेश राज इस वक्त पहुंचे हुए हैं बस्तर। इसलिए पहुंचे हुए हैं कि कल एक बड़ा यहां पर मुठभेड़ देखने को मिली। नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें नक्सलियों की मांद में घुसकर क्या, और जाहिर सी बात है कि इससे जो पॉजिटिव सेंटिमेंट निकलेगा, ये बस्तर के पहले चरण और दूसरे चरण में जब कांकेर सीट पर वोटिंग होगी तो यहां पर लोगों के उत्साह में भी इस पर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, चुनाव प्रचार अभियान में देखा प्रधानमंत्री ने आकर यहां पर सभा की, राहुल गांधी ने आकर यहां पर सभा की, तमाम दिग्गज यहां पर लगातार आ जा रहे हैं। प्रतिष्ठित सीट है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है यहां पर। बिल्कुल हितेश, बात ताकत की करें तो ताकत तो दोनों ही पार्टी झोंक रही है, लेकिन ताकत झोंकने कैंपेन और मुद्दों पे अगर एनालिसिस करके देखें तो फिर जनता और आम लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। हैवीवेट स्टार प्रचारकों की बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पे सभा कर चुके हैं। कांकेर में किया था उन्होंने, हालांकि दंतेवाड़ा में भी किया था, तो उससे भी अफेक्टेड चीज़ें हैं। वहां प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं तो जो विधानसभा प्रभावित हो रही है उसमें वो दोनों आते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक हैवीवेट प्रचारक वहां पे पहुंचे, राहुल गांधी। तो इस मामले में पलड़ा बीजेपी का भारी है। कैंडिडेट वाइज देख लीजिए, महेश कश्यप कोर हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। बीजेपी में वो जो आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है, चाहे बजरंग दल की बात कर ले, विश्व हिंदू परिषद की बात कर ले, उससे वो जुड़े रहे हैं। इन दोनों ही अनुषंगिक संगठन के प्रदेश स्तरीय कमेटी में वो रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दों के खिलाफ जमकर के बोलते हैं और जमकर के लड़ते हैं और हिंदुत्व मुद्दों को लेकर के प्रखर है। और इन्हीं यूएसपी के चलते बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो सीट है बस्तर, वो पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य है। 60% यहाँ के मतदाता आदिवासी है, 20% ओबीसी है और 20% सामान्य वर्ग से आते हैं। मोटे मोटे तौर पे आदिवासी बाहुल्य है, 60% वोटर आदिवासियों का है। और इन आदिवासियों के बीच दो अहम मुद्दे हैं। एक तो धर्मांतरण का, जिसको लेकर के बीजेपी झंडा उठाए खड़ी हुई है और उस धर्मांतरण के जो लड़ाई है उसको बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से महेश कश्यप
कश्यप लीड करते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको कैंडिडेट बना दिया। और जो दूसरा मुद्दा है आदिवासी का, वो है विकास के, और विकास के मुद्दों पर बीजेपी लगातार कहती रही है कि वो यहाँ पे विकास करती है, विकास उसका प्रमुख मुद्दा है। शांति बहाली के लिए नक्सली के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है सरकार, जबरदस्त सफलता मिली आज ही 29, जिसका भी आपने जिक्र किया और हमने दिन भर आज रिपोर्ट भी दिखाई, और उसका निश्चित रूप से उस सेंटिमेंट में फर्क पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत भी बीजेपी को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अब तक जितने नक्सलियों ने राजनीतिक हत्याएं की है अमूमन सारे के सारे बीजेपी नेता हैं। आज भी एक बीजेपी नेता जो सरपंच है उसकी हत्या कर दी। तो ये जो प्रखरता है और ये जो कमिटमेंट है कि वो विकास लाएंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे, तो कुल मिलाकर जिस तरह से राजेश आप बता रहे हैं, दिलचस्प जंग है बस्तर की, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे कि हमारे बाकी तमाम संवाददाताओं के जरिए मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, उसकी तमाम जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चला, किस तरह से दिग्गजों ने यहां पर ताकत झोंकी, क्या रणनीतियां अपनाई गई, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में तमाम नेता पहुंचे। और अब जनता की बारी है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन होगा 19 तारीख को। तमाम जो जनता है अब अपना फैसला इस मामले में सुनाएंगी, और उसके बाद 4 तारीख को जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और साथ ही 19 तारीख को जिन जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां के तमाम मतदाताओं से IBC 24 ये अपील करता है कि अपना वोट जरूर दें। नमस्कार।